पृथ्वी ग्रह के मेरे साथियों, पिछले वीडियो के अंदर हमने कैटलिस्ट की कंप्लीट थ्योरी कर ली थी। आज हम करेंगे कंप्लीट एमसीक्यूज़ कैटलिस्ट के, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। दोस्तों, ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम आपको थ्योरी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट पर आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इन वीडियोस का बेनिफिट उठाना है अब की बार और AWTPO के अंदर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपके लिए की जाती है। तो आप दोस्तों वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना न भूलें। और दोस्तों, RTI का रिप्लाई आ चुका है, जिसके अंदर टोटल एप्लीकेशन फॉर्म आपके बता दिए हैं कि कितने टोटल एप्लीकेशन फॉर्म आपके सबमिट हुए हैं AWTPO के अंदर, और कैटेगरी वाइज भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, RTI का जो आपका रिप्लाई आया है उसके अंदर बताया गया है कि जो आपके टोटल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए हैं वो हैं 5,61,207। पिछली बार के कंपैरिजन में लगभग 1.5 लाख एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए हैं। और AWTPO के अंदर HC मिनिस्ट्रियल के कंपैरिजन में कंपटीशन भी आपका कम रहने वाला है, क्योंकि AWTPO के अंदर कम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए हैं और HC मिनिस्ट्रियल के अंदर लगभग 21 लाख एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए हैं। तो आपकी बार सिलेक्शन ले सकते हैं AWTPO के अंदर। कैटेगरी वाइज की बात करें तो SC कैटेगरी के अंदर 1,28,532 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए गए हैं। OBC के अंदर आपके 2,30,763 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए हैं। EWS के अंदर 49,145 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट आपके हुए हैं। जो OBC कैटेगरी वाले थे और जिन्होंने EWS से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, तो उनको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि OBC के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ पर 2,30,763 सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आपके OBC के सबमिट हुए हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1,57,081 एप्लीकेशन फॉर्म आपके आए हैं। ST कैटेगरी के अंदर 46,986 एप्लीकेशन फॉर्म आपके सबमिट किए गए हैं। तो ये पूरा डाटा SSC की तरफ से बता दिया गया है कि आपके 5,61,207 एप्लीकेशन फॉर्म आपके सबमिट हुए हैं। तो अब आपके पास लगभग 3 महीने का समय है। इन 3 महीने में आप अपना फ्यूचर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप AWTPO और HC मिनिस्ट्रियल या CISF HCM के मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं, जो पूरी तरह से पैटर्न बेस्ड हैं, तो आप रैंकस IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। AWTPO और HC मिनिस्ट्रियल की जो आपकी टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको 50-50 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे एग्जाम तक। प्लस में आपको सेक्शनल टेस्ट, जो भी आपके क्विज चले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, ये एज ए क्विज आपको इसी मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे साइंस के। ठीक है, हमने आपके लिए कंप्यूटर के 400 प्लस MCQs भी करवा दी हैं। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर MCQs आपके साथ कवर किए गए हैं और यहाँ से आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। TCS का ये बेस्ट कंपाइलेशन आपके लिए हम लेकर आए थे और ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर भी दोस्तों नहीं मिलने वाला है। तो फटाफट से जाइए, इस वीडियो को आप देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। AWTPO की हमने आपकी साइंस की प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ से आप और वीडियोस देख सकते हैं। सारे वीडियोस आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, केमिस्ट्री हमारी लगभग कंप्लीट होने वाली है। 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं, उसके बाद हम केवल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करेंगे और हम साथ साथ फिजिक्स स्टार्ट अपनी करने वाले हैं। AWTPO और HC मिनिस्ट्रियल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं @DPHC 2022, जहाँ पर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट PDFs, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप को भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन MCQs को लगाने से पहले आपने अगर कैटलिस्ट का थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है, तो पहले आप थ्योरी वाला पार्ट देख के आइए, फिर आप इन MCQs को लगाइए, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी थ्योरी कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर हो गई है। अगर आपने कैटलिस्ट वाली थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कीजिए, पहले अपना थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करके आइए, उसके बाद ही इन MCQs को लगाइए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट डज ए कैटलिस्ट डू इन ए रिएक्शन? उत्प्रेरक अभिक्रिया में क्या करता है? अगर आपने कैटलिस्ट वाला थ्योरी वाला पार्ट देख लिया है तो सारे दोस्तों क्वेश्चन ये हलवा क्वेश्चन आपके सामने, और हलवा क्वेश्चन आपके कैटलिस्ट से आएंगे, ये मेरा वादा आपसे। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? ये क्या करता है, आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिवेशन एनर्जी की। अगर आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा होगी तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी।
रेट ऑफ द रिएक्शन कम होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये क्या करता है, आपका स्पीड ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। सी ऑप्शन आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया जो आपकी होती हैं उनको तेज करने का काम यहाँ पर करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक रहता है। एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन द कैटलिस्ट रिमेन्स। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा हलवा क्वेश्चन आज तक मैंने एग्जाम के अंदर नहीं देखा है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने अनचेंज इन क्वांटिटी बट चेंज इन कंपोजिशन। बी ऑप्शन है आपका अनचेंज इन क्वांटिटी एंड कंपोजिशन, अनचेंज्ड इन कंपोजिशन बट चेंज इन क्वांटिटी। डी ऑप्शन है आपका चेंज इन क्वांटिटी एंड कंपोजिशन, मात्रा और संरचना में परिवर्तन। तो क्या आएगा इसका आंसर आपका ऑप्शन बी। ठीक है, बिल्कुल इसकी जो क्वांटिटी और कंपोजिशन होती है वो अनचेंज्ड रहती है, आपकी मात्रा और संरचना में अपरिवर्तित रहता है आपका कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। लेकिन हम इसे फिजिकली चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी क्वांटिटी और कंपोजिशन है वो अनचेंज रहती है एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन बी इज द राइट वन। नंबर थर्ड, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये जो हाइड्रोजिनेशन है आपकी एल्काइन टू एल्कीन वाली है, ऑयल वाली नहीं है। ऑयल वाले के अंदर जो आपका कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है निकिल। ठीक है, लेकिन जो आपकी हाइड्रोजिनेशन एल्काइन टू एल्कीन वाली होती है उसके अंदर कैटलिस्ट यूज होता है आपका पैलेडियम। तो इसको आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन टू एल्कीन के अंदर आपका पैलेडियम एज ए पॉइजन के रूप में यूज किया जाता है, जिसे मिक्सअप किया जाता है बेरियम सल्फेट के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सकारात्मक उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर क्या प्रभाव डालता है। A positive catalyst is a substance that the rate of chemical reaction, फर्स्ट दे रखा आपका फर्स्ट इंक्रीज बट डिक्रीज लेटर, सेकंड दे रखा आपका इंक्रीज, सी दे रखा आपका डिक्रीज, डी दे रखा आपका कीप रिमेन्स अनचेंज्ड। जो आपके कैटलिस्ट होते हैं जनरली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होते हैं आपके रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, जबकि जो आपके नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ द रिएक्शन को कम करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को ज़्यादा करते हैं। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट बनेगा। रेट ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है यानी कि बढ़ा देता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तब क्या होता है। व्हेन ए कैटलिस्ट इज यूज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन देन, फर्स्ट दे रखा आपका अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स गेट अफेक्टेड, सेकंड दे रखा आपका एक्टिवेशन एनर्जी गेट्स इफेक्टेड, सी ऑप्शन है अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट गेट्स इफेक्टेड, डी ऑप्शन आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गेट इफेक्टेड। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर कवर करवा दिए थे। ठीक है, तो आपने वो वीडियो देख रखा है, तो आपके सामने हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, एक ही कुछ आंसर है इसका। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इफेक्ट होती है यहाँ पर। ठीक है, संकरणीय ऊर्जा प्रभावित होती है। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन और एंट्रोपी आपकी इफेक्ट नहीं करता है कैटलिस्ट, ये आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैटलिस्ट इज नॉट ट्रू। फर्स्ट दे रखा आपका कैटलिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, उत्प्रेरक संकरणीय ऊर्जा को कम करता है, सही है। बी ऑप्शन दे रखा है कैटलिस्ट रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीचिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट इन द रिएक्शन, उत्प्रेरक अभिक्रिया में साम्य अवस्था तक पहुंचने में लगने वाले समय को कम कर देता है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन दे रखा आपका कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन एंड स्पीड इट अप, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और इसे गति देते हैं, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन दे रखा आपका कैटलिस्ट इज ऑलवेज इन सेम फेज एज द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, उत्प्रेरक हमेशा अभिकारकों और उत्पादों के समान चरण में होता है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेरक जो होता है आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से डिफरेंट फेज के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
ये जो आपकी स्टेटमेंट दे रखी है ये बिल्कुल गलत यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? वहां पर ओनली था हाइड्रोजिनेशन, यहाँ पर आपको स्पेशली एग्जामिनर ने मेंशन किया है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, उसके अंदर कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो वहां पर क्या था आपका पैलेडियम, यहाँ पर जो आपका यूज होता है वो होता है निकिल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल के अंदर जो आपका एज ए कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है निकिल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका टीसीएस का। नेक्स्ट, उत्प्रेरक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कैटलिस्ट? फर्स्ट दे रखा आपका इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन, यह अभिक्रिया को दर को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। सेकंड आपका दे रखा है इट चेंजेस इटसेल्फ एट द एंड ऑफ रिएक्शन, यह अभिक्रिया के अंत में खुद को बदल देता है, ये आपकी गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल भी चेंज इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है गलत है। थर्ड दे रखी है आपकी लाइट कांट बी कंसीडर एज ए कैटलिस्ट, प्रकाश को उत्प्रेरक नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि ये आगे जो आपकी प्रोसेस होती है उसके अंदर टेक पार्ट नहीं करती है, लेकिन जो आपकी रिएक्शन होती है उसको स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करती है लाइट। ठीक है, लेकिन जो आपका फर्दर जो स्टेजेस होती हैं उनको कंप्लीट नहीं करती, इसीलिए इसको आपका कैटलिस्ट के रूप में नहीं मान सकते हैं हम। फोर्थ दे रखा आपका एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंजाइम आपके जैविक उत्प्रेरक हैं, ये आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये भी आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करते हैं और रेट ऑफ द रिएक्शन जो आपकी होती है उनको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके राइट स्टेटमेंट बनेगी ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट यहां पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण की गतिविधि इस पर निर्भर करती है। एक्टिविटी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस डिपेंड अपॉन। पिछले वीडियो के अंदर हमने बताया था कैटालिसिस आपकी 2 टाइप्स की थी, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर जो आपका रिएक्टेंट और कैटालिस्ट होता है वो सेम फेज के अंदर होता है, चाहे वो लिक्विड फेज हो चाहे वो गैसियस फेज हो। लेकिन जो आपकी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है उसके अंदर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों अलग अलग फेजेस के अंदर होते हैं। तो आपकी एक्टिविटी जो होती है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की, हमने उस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि वो डिपेंड होती है आपकी टोटल सरफेस एरिया पर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी जो होती है आपकी टोटल नंबर ऑफ पोर्स, जितने पोर्स आपके कैटलिस्ट के ऊपर प्रेजेंट हैं उन पर डिपेंड होती है। एक्टिविटी आपकी टोटल सरफेस एरिया पर डिपेंड होती है, लेकिन एफिशिएंसी आपकी डिपेंड होती है जितने नंबर ऑफ पोर्स कैटलिस्ट की सरफेस पर प्रेजेंट हैं उन पर डिपेंड आपकी करेगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा एक्टिविटी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस डिपेंड्स अपॉन द टोटल सरफेस एरिया ओनली। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट, ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था। मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट। तो किसने किया था ये? डोबरनायर ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंजाइम्स? फर्स्ट दे रखा आपका ऑल रिक्वायर ए को एंजाइम फॉर देयर एक्टिविटी, सभी को अपनी गतिविधि के लिए को एंजाइम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन दे रखा है ऑल आर एक्टिविटी एट न्यूट्रल पीएच। सी ऑप्शन दे रखा आपका ऑल रिक्वायर ए मोलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर देयर एक्टिविटी, ये भी गलत है। डी दे रखा है सभी संकीर्णीय ऊर्जा को कम करते हैं, ऑल लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंजाइम जो होते हैं आपके बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ती है और ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का भी काम करते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है सारे। वह पदार्थ जो बिना उपभोग ही अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उनको क्या कहा जाता है? ए सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इज कॉल्ड एज। तो कैटालिस्ट पढ़ रहे हैं वही होगा यहाँ पर। कैटालिस्ट आपके जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल हलवा से हलवा प्रश्न। नेक्स्ट, वे तत्व जो अच्छे उत्प्रेरक हैं और अपने ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखते हैं। द एलिमेंट विच आर गुड कैटलिस्ट एंड हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर ऑक्सीडेशन नंबर आर। तो कौन से होते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स? जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और इनके अंदर एबिलिटी होती है ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करने की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 14, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की गतिविधि को कम करते हैं क्या कहलाते हैं? सब्सटेंस दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट आर नोन एज। प्रमोटर क्या करते हैं? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और जो आपके पॉइजन होते हैं वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, विष। ठीक है, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की गतिविधि को कम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? विष। ये आपको याद रखना है। प्रमोटर भी आपको याद रखना है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और पॉइजन आपके कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में प्रवर्तक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इज यूज्ड एज प्रमोटर इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। तो यहाँ पर एज ए प्रमोटर जो आपका आयरन की जो कैटेलिटिक एक्टिविटी होती है उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो वो कौन सा है? तो वो आपका मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर यहाँ पर यूज किया जाता है हैबर प्रोसेस के अंदर। वो कैटलिस्ट होता है आपका आयरन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अमोनिया के निर्माण के लिए हैबर की प्रक्रिया में इन द हैबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, फर्स्ट दे रखा आपका फाइनली डिवाइडेड आयरन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, बारीक विभाजित लोहे का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मोलिब्डेनम आपका एज ए प्रमोटर के रूप में यूज किया जाता है, न कि कैटलिस्ट के रूप में यूज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फाइनली डिवाइडेड आयरन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हैबर प्रक्रिया का उपयोग किसके संश्लेषण के लिए किया जाता है? हैबर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, क्या बनाने के लिए हैबर प्रोसेस का यूज किया जाता है? तो अमोनिया बनाने के लिए यहाँ पर हैबर प्रोसेस का यूज किया जाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फाइनली डिवाइडेड आयरन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम इज द प्रमोटर ऑफ आयरन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ कैटालिसिस? फर्स्ट आपका है होमोजीनियस कैटालिसिस, सेकंड आपका सजातीय, सेकंड आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, सी आपका आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम उत्प्रेरण, डी आपका एंजाइम कैटालिसिस यानी कि एंजाइम उत्प्रेरण। तो आपके होमोजीनियस कैटालिसिस होता है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है, एंजाइम कैटालिसिस होता है, लेकिन कृत्रिम उत्प्रेरण नहीं होता है, आर्टिफिशियल कैटालिसिस नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है? जिसके अंदर रिएक्टेंट और आपका जो कैटलिस्ट होता है वो अलग अलग फेजेस के अंदर होता है। तो फर्स्ट वाले के अंदर देखिए, यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट है और आपका जो कैटलिस्ट है वो सेम फेज के अंदर है, तो ये आपका एक होमोजीनियस कैटालिसिस हो जाएगा। सेकंड यहाँ पर दे रखा है, दोनों देखिए आप, यहाँ पर रिएक्टेंट और आपका जो कैटलिस्ट है वो सेम फेज के अंदर है, तो ये भी आपका होमोजीनियस कैटालिसिस है। थर्ड आपका दे रखा है, ये भी आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। यहाँ पर देखिए आपका जो रिएक्टेंट है वो गैसियस फेज के अंदर है, लेकिन जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट है वो अलग अलग फेज के अंदर है, तो आपका ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो जाएगा, यानी कि विषमांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। फोर्थ देख लीजिए, लिक्विड 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 लिक्विड, तो ये आपका होमोजीनियस कैटालिसिस है। तो ए, बी और डी आपके होमोजीनियस कैटालिसिस के एग्जाम्पल हैं, जबकि आपका सी यहाँ पर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन विषमांगी उत्प्रेरक प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन? दोस्तों आपको रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी होमोजीनियस के अंदर और हेट्रोजीनियस के अंदर। देख सकते हैं आप, आपके सामने डायरेक्ट, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और आपको रिएक्शंस का पता नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो हैबर प्रोसेस, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ओसवाल्ड प्रोसेस, इनके अंदर आपका जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट होता है सेम फेज के अंदर होता है, लेकिन कोयले का दहन जब आपका होता है, जो आपकी रिएक्शन होती है, ये आपका क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, इनके अंदर जो आपका रिएक्टेंट और जो आपका कैटलिस्ट होता है वो डिफरेंट फेज के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन जो हैबर प्रोसेस, हाइड्रोजिनेशन और ओसवाल्ड प्रोसेस आपकी होती है, इनके अंदर रिएक्टेंट और जो आपका कैटलिस्ट होता है वो सेम फेज के अंदर होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल बनेगा कोयले का दहन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक के लिए गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ए कैटलिस्ट? फर्स्ट आपका दे रखा है, बायोकेमिकल रिएक्शन आर मोस्टली कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड आपका दे रखा है, कैटलिस्ट डज नॉट स्टार्ट ए रिएक्शन, उत्प्रेरक अभिक्रिया शुरू नहीं करता, ये भी आपका बिल्कुल सही है।
कैटलिस्ट जो होता है आपका रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है। लेकिन कई बार विदाउट कैटलिस्ट जो आपकी रिएक्शन है वो स्टार्ट भी नहीं होती हैं, कुछ कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी का ज़्यादा गैप होता है और उन एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जनरली आपकी जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है। सी ऑप्शन दे रखा है, कैटलिस्ट चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, उत्प्रेरक अभिक्रिया के संतुलन स्थिरांक को बदलता है। ये आपकी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, कोई भी चेंज नहीं करता है ये। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपकी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन जो आपकी रिएक्शन होती है उसको फास्टली यानी कि फास्ट इक्विलिब्रियम के अंदर लाने के लिए हेल्प जरूर करता है, ठीक है, लेकिन चेंज नहीं करता है ये इक्विलिब्रियम स्टेट को। ऑप्शन सी आप करेक्ट हो जाएगा। डी दे रखा आपका, कोएंजाइम इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ठीक है। कोएंजाइम जो होते हैं आपके एंजाइम की गतिविधि को बढ़ाते हैं, ये भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये चेंज नहीं करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन को। नेक्स्ट, उत्प्रेरक किस प्रकार अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है? हाउ डज ए कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, कभी वो फर्स्ट वाले के अंदर आप कंफ्यूज हो बाय फॉर्मिंग इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर जो मेन आपका जो इसकी रीज़न है वो ये है कि बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, संकरणीय ऊर्जा को बढ़ाता है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन जरूर करता है, ठीक है, लेकिन वो रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प नहीं करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो मेन यहाँ पर रीजन बनेगा आपका बाय एक्टिवेशन एनर्जी, बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, संकरणीय ऊर्जा को बढ़ाकर ये इंक्रीज करता है आपका अभिक्रिया, इंक्रीज करता है आपका रेट ऑफ द रिएक्शन को। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस? निम्नलिखित में से किसका उपयोग संपर्क प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? काफ़ी हलवा क्वेश्चन, इससे बड़ा हलवा यहाँ पर नहीं देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर आपका वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यूज किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एज ए कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लिंडलर के उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है? पिछले बार जो हमने थ्योरी करी थी वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपको इसको याद रखना है कि लिंडलर्स का जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है आपका, तो इसके अंदर होता है आपका पैलेडियम, आपका मिक्सअप किया जाता है BaSO4 के साथ, ठीक है। पैलेडियम क्या होता है, एज ए यहाँ पर कैटालिटिक पॉइजन का काम करने का यूज करता है। और ये जो होता है आपका लिंडलर कैटलिस्ट यूज किया जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन टू एल्कीन के अंदर, ठीक है। और ये एज ए पॉइजन इसीलिए यूज में लाया जाता है ताकि वो रिएक्शन एल्कीन की जैसी फॉर्मेशन हो वहां पर स्टॉप हो जाए, नेक्स्ट स्टेज के अंदर न जाए वो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलाइसिस को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में उत्प्रेरित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैटलाइजिस द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल? तो ये सारे एंजाइम आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन सा होता है, लाइपेज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जिगलर नाटा उत्प्रेरक संबंधित है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज एसोसिएटेड विद, ये आपको याद रखना है, और ये आपका यूज होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स के अंदर। जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज होता है आपका एल्कीन्स के पॉलीमराइजेशन के अंदर, इसको रट लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर पर एंजाइमों का क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंजाइम्स ऑन रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन? तो ये क्या करता है, आपका दर को बढ़ाता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाता है और एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड चैम्बर प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन लेड चैम्बर प्रोसेस? तो यहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट की तरह यूज में लाया जाता होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। लेड चैम्बर प्रोसेस के अंदर आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सजातीय कैटालिसिस का अर्थ क्या है? होमोजीनियस कैटालिसिस डज मीन, हलवा से हलवा क्वेश्चन है ये। तो होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, जहां पर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम फेज के अंदर होते हैं, उत्प्रेरक और अभिकारक एक ही चरण में जहां पर हो उसे क्या बोलते हैं हम, सजातीय उत्प्रेरण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्प्रेरण को अधिशोषण सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कैटालिसिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द एडजॉर्प्शन थ्योरी? पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। तो ये जो थ्योरी है आपकी बोलती है कि आपका जो कैटलिस्ट का सरफेस होता है उसके सरफेस के ऊपर फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को। डिटेल के अंदर बताया था पिछले वीडियो के अंदर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, उत्प्रेरक की दक्षता किस पर निर्भर करती है? एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स, फर्स्ट दे रखा आपका मोलिकुलर वेट आणविक भार, बी है आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुक्त संयोजकता की संख्या, सी है आपका फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था, डी है आपका अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड प्रयुक्त अभिकारक की मात्रा। तो जो आपकी एफिशिएंसी होती है कैटलिस्ट की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज पर। जितनी ज़्यादा फ्री वैलेंसीज होंगी उतना अच्छा कीमो एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, उतना ही अच्छा आपका केमिकल बॉन्ड बनेगा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच के अंदर। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंसीज के ऊपर आपकी एफिशिएंसी यहाँ पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, उत्प्रेरक के लिए कौन सा सही कथन नहीं है? विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए कैटलिस्ट? फर्स्ट आपका दे रखा है इट डज नॉट अल्टर द एक्टिवेशन एनर्जी, यह संकरणीय ऊर्जा को नहीं बदलता, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑल्टर यानी कि चेंज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, और यहाँ पर बोल रखा है ये संकरणीय ऊर्जा को नहीं बदलता, यही आपका गलत स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा। बी सी डी आपके करेक्ट हैं। क्या दे रखा है? इट प्रोवाइड्स ए अल्टरनेट मैकेनिज्म विद ए लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सी दे रखा है ये इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करता है। डी दे रखा है आपका एक्शन ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट ऑलवेज स्पेसिफिक, जो आपका एंजाइम कैटलिस्ट का एक्शन होता है वो ऑलवेज स्पेसिफिक होता है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपका ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, आकार चयनात्मक उत्प्रेरकों को किसके कारण कहा जाता है? शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट आर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ, क्यों इनको शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट कहा जाता है? रीजन आपको बताना है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साइज ऑफ पोर्स ऑफ कैटलिस्ट विच कैन ट्रैप ओनली सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये जो आपके कैटलिस्ट होते हैं ये स्पेसिफिक शेप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, और उनकी जो सरफेस होती है उन पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो इनका साइज होता है पोर्स का इनकी सरफेस पर उसी साइज के रिएक्टेंट्स को ये अट्रैक्ट करते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। उत्प्रेरक के छिद्रों का आकार जो केवल चयनात्मक अणुओं को फंसा सकता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक इन रिवर्सिबल रिएक्शन एक कैटलिस्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट क्या करता है? आपके सामने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी और बैकवर्ड रिएक्शन को भी इक्वली उनकी रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन को भी और बैकवर्ड रिएक्शन को भी इक्वली उसके रेट को इंक्रीज करने का काम यहाँ पर करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अग्र और पश्चगामी अभिक्रिया की जो दर होती है उसको समान रूप से यहाँ पर बढ़ाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आकार चयनात्मक उत्प्रेरण एक प्रतिक्रिया है जो किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है? शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस इज ए रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय, पिछले वीडियो के अंदर सब कुछ करवा चुका हूं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, जियोलाइट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये क्या होते हैं? आपके माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस का एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन के भंजन के समय मौजूद होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स? तो कौन होता है आपका? जियोलाइट्स। ऑप्शन बी आपका राइट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। KClO3 गर्म करने पर KCl और O2 में विघटित हो जाता है। यदि कुछ MnO2 जोड़ा जाता है तो प्रतिक्रिया बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि KClO3 on heating decompose into KCl and O2. If some MnO2 is added, the reaction goes much faster because।
दोस्तों ये जो रिएक्शन होती है विदाउट MnO2 700 डिग्री सेल्सियस पर होती है, और जैसे ही हम MnO2 एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं तो यही रिएक्शन आपकी 300 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ठीक है, ये हमारा पहला ही पॉइंट था, पिछली बार जो वीडियो के अंदर थ्योरी हमने कवर की थी पहला ही पॉइंट मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर MnO2 एक्ट एज ए कैटलिस्ट करता है, MnO2 उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, H2O2 अपघटन को रोकने के लिए थोड़ी मात्रा में फॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। यह किसका उदाहरण है? ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड कैन H2O2 बी यूज्ड टू प्रिवेंट H2O2 डिकम्पोजिशन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो रेट ऑफ द रिएक्शन को कम करने के लिए आपका फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर यूज किया जाता है, और ये होता है आपका नेगेटिव कैटालिसिस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वाहनों में कौन सा उपकरण पेट्रोल या डीजल के जलने से जहरीली गैस को हानिरहित गैसों में परिवर्तित करता है? विच डिवाइस इन व्हीकल्स कन्वर्ट्स पॉइजनस गैसेज ड्यू टू बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल इनटू हार्मलेस गैसेज। जब व्हीकल्स के अंदर पेट्रोल बर्न करता है तो आपकी कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो आप कन्वर्टर्स होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज होती हैं वो कैटालिटिक कन्वर्टर लगाती हैं, ठीक है, इंजन्स के अंदर, ठीक है, ताकि हार्मलेस गैस आपके एनवायरनमेंट के अंदर निकले। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जैविक उत्प्रेरक प्रोटीन अणु होते हैं जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच। फर्स्ट दे रखा आपका स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यह रासायनिक अभिक्रिया को तेज करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड आपका रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन, प्रतिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहते हैं, आप सभी को पता है। कैटलिस्ट एंड ऑफ द रिएक्शन अनचेंज्ड रहते हैं। सी दे रखा है फंक्शन ऑप्टिमली एट 30 डिग्री सेल्सियस, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उसी पर ये बेहतर कार्य करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ दे रखा आपका डज नॉट हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमी गतिविधि नहीं होती है, आपका गलत हो जाएगा। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो होते हैं आपके एंजाइम्स होते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोड्स आपको नीचे दिए गए हैं, वो कोड्स आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कार का उत्प्रेरक कन्वर्टर कार्बन मोनोऑक्साइड को निम्नलिखित में से किस गैस में परिवर्तित करता है? द कैटालिटिक कन्वर्टर ऑफ ए कार कन्वर्ट्स कार्बन मोनोऑक्साइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। तो मैं आपको बता चुका हूं, जो कैटालिटिक कन्वर्टर आपके लगाए जाते हैं इंजन्स के अंदर, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। गलत कथनों को चिन्हित करें। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट आपका दे रखा है कैटलिस्ट ऑल्टर्स एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, उत्प्रेरक अभिक्रिया के एंथैल्पी परिवर्तन को बदल देता है। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये एंथैल्पी को चेंज नहीं करता है। बी आपका दे रखा है कैटलिस्ट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, उत्प्रेरक संकरणीय ऊर्जा को कम करता है। तो ये आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाता है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। सी आपका दे रखा है कैटलिस्ट रेजिज द एक्टिवेशन एनर्जी, उत्प्रेरक संकरणीय ऊर्जा को बढ़ाता है। ये आपकी गलत स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगी। डी दे रखा है कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे टू रिएक्शन मैकेनिज्म, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया तंत्र के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। यह भी राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आपकी रहेंगी ए और सी, ऑप्शन ए और सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है, उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज। अगर आपने मैकेनिज्म देखा था हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का तो आप इसका आंसर फटाफट कर दो। जो आपका कैटलिस्ट होता है उसकी सरफेस के ऊपर आपकी जो कैटलिस्ट का जो सरफेस होता है उसके ऊपर लो कंसंट्रेशन होती है, जबकि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पर आपकी हाई कंसंट्रेशन होती है। तो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पर डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर हाई कंसंट्रेशन होती है और वो मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ जो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आप करेक्ट क्या बनेगा? ऑप्शन ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट द एक्टिव सेंटर ऑफ द कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ बिकम्स हाई ड्यू टू एडजॉर्प्शन। वहाँ पर क्या होती है? आपकी एडजॉर्प्शन होती है। बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता अधिशोषण के कारण क्या होती है? अधिक हो जाती है। नेक्स्ट,
जिस तापमान पर उत्प्रेरक गतिविधि अधिकतम होती है उसे क्या कहा जाता है? द टेम्परेचर एट विच कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज मैक्सिमम। तो ये क्या होता है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। नेक्स्ट, ठोस उत्प्रेरक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सॉलिड कैटलिस्ट? फर्स्ट आपका दे रखा है, एक ही अभिकारक विभिन्न उत्प्रेरकों का प्रयोग करके भिन्न भिन्न उत्पाद दे सकता है। सेम रिएक्टेंट्स में गिव डिफरेंट प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट। हमने देखा था जो फीचर्स थे आपके सॉलिड कैटलिस्ट के, उसके अंदर था एक सिलेक्टिविटी। ठीक है, हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले कैटलिस्ट होते हैं उनका यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा एच इन द रिएक्शन। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया का डेल्टा एच नहीं बदलता है। डेल्टा एच क्या है यहाँ पर? एंथैल्पी। तो ये भी बिल्कुल आपकी करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट आपका दे रखा है, कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ टू कैटलाइज रिएक्शन। प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए बड़ी मात्रा में उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो ये आपकी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इसकी जो स्मॉल क्वांटिटी होती है वही काफ़ी होती है रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। नेक्स्ट आपका दे रखा है, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कीमो एब्जॉर्प्शन। एक ठोस उत्प्रेरक की उत्प्रेरक गतिविधि रासायनिक अधिशोषण की शक्ति पर निर्भर नहीं करती है। नहीं करती है यहाँ पर ये है, नहीं करती है। तो ये डिपेंड करती है आपकी कीमो एब्जॉर्प्शन पर। ठीक है, तो ये भी आपकी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। कौन सा आंसर बनेगा इसके अंदर? ए और बी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अगर आपने थ्योरी अच्छे से कर रखी है तो सारे क्वेश्चन आपने इजीली कर लिए होंगे, सारे हलवा क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।